Students, in this video we are going to discuss numerical problem number 15 from chapter 5, resistance and Ohm's law, from book of Newton ISC physics. And the question says that we have been given 1 kg piece of copper which has been drawn into wire, one as 1 mm thickness and another of 2 mm thickness, and we need to compare the resistance of such of these wires. तो बच्चों पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 1 केजी कॉपर का टुकड़ा है और उस 1 केजी कॉपर के टुकड़े से हम दो तरह के वायर बना रहे हैं। एक 1 mm थिकनेस का वायर बनाते हैं हम 1 केजी के टुकड़े से, और दूसरा उससे थोड़ा दुगना मोटा यानी 2 mm थिकनेस का 1 केजी ऑफ वायर से हम दूसरा वायर ड्रॉ करते हैं और वो 2 mm थिकनेस का होता है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग वायर हैं, एक 1 mm थिकनेस का है और एक 2 mm थिकनेस का है। दोनों 1-1 केजी के कॉपर के टुकड़ों से बनाए गए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उनके रेजिस्टेंसेस को आपस में कंपेयर करना है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बच्चों जैसा कि आप ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, resistance of a wire can be expressed as rho L by A। ये फॉर्मूला आप लोगों ने थ्योरी के क्लासेस में पढ़ा हुआ है और इस एक्सप्रेशन में इसको मैं नंबर 1 एक्सप्रेशन कह रहा हूं, एक्सप्रेशन नंबर 1। इसमें रो क्या है? रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है, मटेरियल ऑफ द वायर है। L इसमें बच्चों क्या होता है? L लेंथ ऑफ द वायर है, और A क्या है? A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम तुम उसमें देखोगे कि यहां पर मास दे रखा है और थिकनेस दे रखी है। इसमें ना तो लेंथ दिया है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो अब मुझे करना क्या है कि जो इक्वेशन 1 है रेजिस्टेंस की, उसको मुझे मास और थिकनेस के टर्म्स में लाना है। तो चलिए लेट्स डू दैट पार्ट। अब कोई भी अगर मैं वायर को लेता हूं, ये मैं एक वायर ड्रॉ कर रहा हूं और वायर का लेंथ एज पर द एक्सप्रेशन मैं अभी मान लेता हूं ये L लेंथ का वायर है, और ये बच्चों उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसको अभी हम लोगों ने A माना हुआ है। सर्कुलर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू अभी हम लोगों ने A ले रखी है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आई एम नॉट बीन गिवन नाइदर द लेंथ नॉर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रादर मुझे क्या दिया गया? मास। तो बच्चों मास ऑफ द वायर को क्या मैं लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एक्सप्रेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? मुझे अब ये सोचना है। तो मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। Rather alternatively what you can do, you can also say density as mass upon volume। ये पढ़ा होगा आपने जूनियर क्लास में, आपने पढ़ रखा था ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। Let's take the m to be the mass of the wire, density to be d, small d, density of the wire, material of the wire, and what is the volume of this wire? That is area of cross section into length L. Therefore length of the wire can be expressed as mass upon area of cross section into density। तो मैंने किया क्या? इस लेंथ ऑफ द वायर को मास और डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें लेंथ के लिए मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं। तो लेंथ को मैं क्या लिख देता हूं? मास अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रीअरेंज करता हूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाता रो m अपॉन a स्क्वायर इनटू d। अब ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, और ये इक्वेशन नंबर 2 रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड द मास।
तो इसमें स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द वायर है, और स्मॉल d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। बच्चों अभी भी तुम देखोगे कि हमारे पास थिकनेस नहीं आई है क्वेश्चन में। अब समझते हैं थिकनेस क्या होती है। किसी भी वायर की थिकनेस जो है वो उसके डायमीटर से डिफाइन होती है। तो बच्चों ये अगर डायमीटर है वायर का, मैं उसको कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूं। तो कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स द और टेल्स मी द डायमीटर ऑफ द वायर। डायमीटर और थिकनेस, डायमीटर ही क्या बन जाती है, थिकनेस ऑफ द वायर बन जाती है। तो क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डायमीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है? किसी भी सर्कुलर सरफेस का या सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी रिटन एज पाई डी स्क्वायर डी बाई 2 का होल स्क्वायर, विच कैन देन बी रिटन एज पाई डी स्क्वायर बाई 4। और इसमें बच्चों डी क्या है, डी है डायमीटर और थिकनेस ऑफ द वायर। ठीक बच्चों, तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को थिकनेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा सेकेंड एक्सप्रेशन है उसमें मैं एरिया को रिप्लेस करने जा रहा हूं थिकनेस से। तो एक्सप्रेशन अब हमारे पास थर्ड क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल्स टू रो एम अपॉन, अब एरिया की जगह मैं ये एक्सप्रेशन लेके आऊंगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल डी। बच्चों ध्यान रखना स्मॉल डी डेंसिटी के लिए आपने यूज किया हुआ, और जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो रो एम न्यूमरेटर में है, पाई स्क्वायर डी की पावर 4 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू स्मॉल डी। ये 16 ऊपर चला जाएगा तो रेजिस्टेंस का नया फॉर्म हो जाएगा 16 रो एम अपॉन पाई स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर इंटू स्मॉल डी। अब इसमें कैपिटल डी बच्चों क्या आ रहा है, कैपिटल डी है डायमीटर और थिकनेस ऑफ द वायर। सो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस का आया, ये थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है, और मैं चाहूंगा ये तीनों ही एक्सप्रेशंस आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अलग अलग रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है। अब कौन सा एक्सप्रेशन कहां पर इस्तेमाल होगा ये न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वैरी करेगा। आई होप द ऑल थ्री एक्सप्रेशंस यू मस्ट हैव गॉट इट क्लियरली इन योर माइंड। एक छोटी सी गलती मुझे दिख गई है, मैं उसको जा करेक्ट कर देता हूं। ये पाई स्क्वायर डी की पावर 4 है, so please make a correction over here, 16 rho m pi square d to the power of 4 into d। तो चलिए ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम इन तीनों इक्वेशन में से एज पर द केस, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, हम तीनों एक्सप्रेशंस में से अलग अलग न्यूमेरिकल फॉर्मूलेस को यूज करते रहेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास थर्ड वाला फॉर्मूला है जो कि इस्तेमाल में आएगा। स्टूडेंट्स जैसा कि अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज। द बेसिक वन वाज R is equals to rho L by A. This is my first equation. Then the second equation was R is equals to rho M upon A square D. And the third one was R is equals to 16 rho M upon pi square d to the power of 4 into small d, जिसमें रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है,
स्मॉल d डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है, और बच्चों ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर मटेरियल चेंज नहीं होगा तो ना तो रो बदलेगा ना तो डी बदलेगा। m मास ऑफ द वायर है, l लेंथ ऑफ द वायर है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है, कैपिटल D डायमीटर ऑफ द वायर है, डायमीटर और थिकनेस ऑफ द वायर है बच्चों। अब इस इक्वेशन के इस प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे मास की जरूरत है और थिकनेस की जरूरत है, इसलिए मैं फॉर्मूला नंबर 3 का इस्तेमाल करूंगा। तो लेट्स यूज द फॉर्मूला नंबर 3। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू (16 रो m पाई स्क्वायर कैपिटल D की पावर 4 इंटू स्मॉल d। अब कॉपर वायर जो पहला वायर है जिसकी थिकनेस 1 mm है, उसका रेजिस्टेंस मैं R1 लिख देता हूं। तो R1 की वैल्यू हो गई 16, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो, मास उसका है आपके पास 1 kg। तो कितना वायर का आपने मास ले रखा, मास ऑफ द वायर है 1 kg, तो मास हो गया आपके पास 1 kg अपॉन पाई, पाई इज 3.14, मैं अभी उसको पाई रहने देता हूं। डायमीटर कितना है, 1 mm थिक है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 होल की पावर 4 इंटू डी डेंसिटी ऑफ द वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मेरे पास जो दूसरा वायर मैं ड्रॉ करता हूं 1 kg ऑफ कॉपर से, उसका रेजिस्टेंस मैं R2 मान लेता हूं, 16 रेजिस्टिविटी कॉपर की रो, मास अभी भी आपके पास 1 ही kg के कॉपर के मास का आपने इस्तेमाल किया है, तो 1 kg इंटू पाई स्क्वायर, और यहां पे जो डायमीटर है वो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 का होल की पावर 4 इंटू डेंसिटी ऑफ द कॉपर, उसको डी रहने दिया। और मुझसे कह रहा है इन दोनों का कंपेयर करना थिकनेस, तो मुझे R1 अपॉन R2 को उठा के क्या कर देना है बच्चों, डिवाइड कर देना। तो डिवाइडिंग R1 इज टू R2 मैं फाइंड कर रहा हूं। तो अब देखो बच्चों, जब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, 16 रो टॉप पे है, मास दोनों वायर का सेम है 1 kg, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, कट गया, स्मॉल डी कट गया, तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया, यहां से आया 1 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 होल की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 होल की पावर 4, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 1। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कम्स इनटू द रेशियो ऑफ 16:1। उम्मीद करता हूं कि दिस सॉल्यूशन विल गिव यू एन इंसाइट ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और ये जो बच्चों 3 फॉर्मूलेज हम लोगों ने डिराइव किए थे स्टार्टिंग में, ये तीनों फॉर्मूले काफी हैंडी होंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। तो तीनों ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ का इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का एक लर्निंग आउटकम है। तो बच्चों उसको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। और ये न्यूमेरिकल्स दोनों ISC एज वेल एज CBSE दोनों में ही यूजफुल होंगे, और even into a numerous number of competitive examination you will find the usefulness of these 3 formulas. Thank you. Hope this will solve your problem. Friends, thank you for watching. Don't forget to give a like or comment. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do the same. Don't forget to hit the bell icon so that whenever a new video is loaded, you get the notification. Take care
and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you, friends.